स्वागत है आज की ताजा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोच टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन। आइए बिना किसी देरी के आज की सुर्खियों से शुरू करें। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर डेजिग्नेशन प्रक्रिया पर चिंता जताई, मामला सीजेआई को भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान से हाई कोर्ट जज के खिलाफ शिकायत पर विचार करने के लोकपाल के फैसले पर रोक लगाई। गैर कानूनी विध्वंस पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका खारिज की, कहा मंजूरी योजना दिखाते तो सुनवाई होती। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए मामले में ट्रायल में देरी और लंबी हिरासत का हवाला देते हुए जमानत दी। नक्सली हमले राजनीति से प्रेरित, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2014 के तहकवाड़ा नक्सली हमले में 4 लोगों की दोष सिद्धि बरकरार रखी। हाईकोर्ट ने 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता का नाम उजागर करने के लिए स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से किया इनकार। इन खबरों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कॉमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करिए। आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। एक महत्वपूर्ण अपडेट से शुरू करते हुए जस्टिस अभय अशोक और जस्टिस उज्जवल भुयान की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आज वरिष्ठ पदनाम यानी सीनियर डेजिग्नेशन प्रणाली के बारे में कुछ चिंताएं व्यक्त की, जिसे 2017 और 2023 में इंदिरा जयसिंह मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए गए 2 निर्णयों के अनुसार निर्धारित किया गया है। पीठ ने स्पष्ट किया कि ये 2 बाध्यकारी निर्णयों का अनादर नहीं कर रही है और केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक बड़े बेंच संदर्भ पर उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए चिंताओं को दर्ज कर रही है। पीठ द्वारा चिन्हित चिंताएं हैं। नंबर 1, कोई भी वकील अधिवक्ता अधिनियम की धारा 16 भाग 2 के तहत अधिकार के रूप में पदनाम का दावा नहीं कर सकता है। यह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया विशेष अधिकार है। नंबर 2, पदनाम के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया एक वकील की समग्र उपयोगिता का आकलन करने में सीमित है, क्योंकि इसे 100 में से केवल 25 अंक दिए जाते हैं। यहां तक कि अगर किसी वकील के पेशेवर कदाचार के मुद्दे हैं तो साक्षात्कार के बाहर प्रतिष्ठा या आचरण के आधार पर अंक कम करने की कोई प्रणाली नहीं है। तीसरा, मूल्यांकन प्रक्रिया में स्थायी समिति को आवेदकों द्वारा प्रस्तुत कई निर्णयों और प्रकाशनों की समीक्षा करने की आवश्यकता होती है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वरिष्ठ न्यायाधीशों और वकीलों सहित 5 सदस्य प्रत्येक सबमिशन का पूरी तरह से आकलन कर निष्पक्ष रूप से 50 अंक आवंटित कर सकते हैं या नहीं। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए व्यापक समय समर्पित करने की व्यावहारिकता चिंता पैदा करती है। इस प्रकार अंक आधारित मूल्यांकन दोषों से मुक्त नहीं है। सवाल यह है कि क्या यह एक वकील के मूल्यांकन का आधार बन सकता है। इन चिंताओं को उठाते हुए पीठ ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष फैसले के लिए एक प्रति रखें और ताकि ये तय किया जा सके कि चिन्हित मुद्दों पर उचित संख्या वाली पीठ द्वारा विचार किया जाना चाहिए या नहीं। अगली खबर में सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के एक विवादास्पद फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अभय एस ओक की पीठ ने इस तर्क को दृढ़ता से खारिज कर दिया और केंद्र सरकार, लोकपाल के रजिस्ट्रार जनरल और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने शिकायतकर्ता को न्यायाधीश के नाम या शिकायत के विवरण का खुलासा करने से भी रोक दिया है। यह मामला तब उठा जब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर की अध्यक्षता वाले लोकपाल ने फैसला सुनाया कि उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश लोकपाल अधिनियम की धारा 14 भाग 1 उपभाग F के तहत लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है।
यह निर्णय इस तर्क पर आधारित था कि संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित उच्च न्यायालय एक वैधानिक निकाय के रूप में योग्य है। इस मामले में यह आरोप शामिल था कि उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश ने एक कानूनी विवाद में एक निजी कंपनी का पक्ष लेने के लिए दूसरे न्यायाधीश को प्रभावित किया था। अगली खबर में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अवमानना याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें 13 नवंबर 2024 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें अगर आपको याद हो तो बिना पूर्व सूचना और सुनवाई के विध्वंस पर रोक लगा दी गई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सवाल किया कि याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से समाधान मांगने के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया, जैसा कि नवंबर के फैसले में भी अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट पहले ही इसी तरह के मामलों पर रुख अपना चुका है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से राहत लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता पंजीकृत बिक्री विलेख के साथ कानूनी रूप से जमीन का मालिक है और उसने संपत्ति पर केवल एक टीन शेड बनाया है। इसके बावजूद अधिकारियों ने उल्लंघन की प्रति बताए बिना केवल एक दिन के नोटिस पर विध्वंस कर दिया। जवाब में जस्टिस गवई ने ध्वस्त ढांचे की मंजूरी योजना को दिखाने के लिए कहा। हालांकि जब याचिकाकर्ता के वकील ने स्वीकार किया कि उन्हें इस पर निर्देश लेने की आवश्यकता होगी, तो पीठ ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि मंजूरी योजना प्रस्तुत की गई होती तो वो याचिका पर विचार कर सकती थी। इसके अतिरिक्त जब याचिकाकर्ता ने आवश्यक कानूनी कदम उठाने के लिए अस्थायी सुरक्षा की मांग की, तो पीठ ने कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। और अब अगली खबर में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर एक अपडेट, जिसमें लंबे समय तक कारावास और मुकदमे के पूरा होने में देरी की संभावना का हवाला दिया गया है। न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयान की पीठ उद्धव सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो 14 महीने से हिरासत में है। प्रवर्तन निदेशालय ने 225 गवाहों को जांच के लिए सूचीबद्ध किया था, फिर भी अब तक केवल एक से ही पूछताछ की गई थी। जमानत देते समय अदालत ने भारत संघ बनाम के नजीब मामले पर भरोसा किया, इस बात पर जोर देते हुए कि यूएपीए और पीएमएलए जैसे कड़े कानूनों के तहत लंबे समय तक कारावास, खासकर जब मुकदमा जल्द ही समाप्त होने की संभावना नहीं है, अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के अधिकार का संपूर्ण उल्लंघन है। प्रवर्तन निदेशालय ने यहां जमानत का विरोध करते हुए सहायक निदेशक बनाम कन्हैया प्रसाद के मामले में न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी के नेतृत्व वाली पीठ द्वारा हाल ही में पारित एक आदेश पर भरोसा किया। इस पीठ ने पीएमएलए की धारा 45 के तहत दोहरी शर्तों को पूरा ना करने का हवाला देते हुए पीएमएलए के एक आरोपी को दी गई जमानत रद्द कर दी थी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 2014 के तहकवादा नक्सली हमले में शामिल होने के लिए 4 लोगों को दोषी ठहराने के विशेष एनआईए अदालत के आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें 15 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे और एक नागरिक की जान भी चली गई थी। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने नक्सली हमलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। अदालत ने राज्य पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों पर घात लगाकर हमला करने में उनकी भूमिका के लिए अपीलकर्ताओं की सजा को बरकरार रखा है और झूठे आरोप लगाने के उनके दावे को खारिज भी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि लगभग 150 से 200 माओवादियों ने हमले को अंजाम दिया और दूरस्थ स्थान के कारण स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शियों को ढूंढना मुश्किल था। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि नक्सली कुछ क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं, जिससे गवाह बोलने से भी डर जाते हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग यानी डीसीडब्ल्यू की पूर्व प्रमुख स्वाति मालिवाल के खिलाफ 2016 में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है। 2016 में शहर के बुराड़ी इलाके में एक पड़ोसी द्वारा कथित तौर पर बार बार बलात्कार करने के बाद नाबालिग लड़की की यहां एक अस्पताल में मौत हो गई थी। एफआईआर के अनुसार नाबालिग के गले में एक संक्षारक पदार्थ डाला गया था जिससे उसके आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो गए थे। संबंधित शो को जारी किया गया एक नोटिस दिल्ली महिला आयोग के एक व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किया गया था। यह नोटिस तब समाचार चैनलों पर प्रसारित किया गया जिससे पीड़ित के नाम का खुलासा हुआ। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने आईपीसी की धारा 228A के तहत स्वाति मालिवाल के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया, जो बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों में पीड़ित की पहचान के प्रकाशन पर रोक लगाती है। हालांकि बाद में ये धारा हटा दी गई, लेकिन किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 74 और धारा 86 के तहत नए आरोप जोड़े गए। मामले में एक आरोप पत्र भी दायर किया गया है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 कानूनी मामलों में शामिल बच्चों की पहचान उजागर करने पर सख्ती से रोक लगाती है।